अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बेटा आप लोगों ने 3 मेन क्लासेस फूड की या कंपोनेंट्स आपने देख ली हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट क्लास देखने जा रहे हैं विच इज न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स में बेटा आपके पास जनरली, अगर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं 2। ठीक है, एक न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और एक न्यूक्लिक एसिड है आरएनए। ठीक है, बेसिकली आपने इनमें डिफरेंस देखना है कि ये करते क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। अभी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम जान ले तो इनके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में किसने डिस्कवर किया, किसने हमें इंट्रोड्यूस कराया, तो वो था एक स्विस बायोकेमिस्ट। इसे तकरीबन मोर देन 100 ईयर्स अगो की बात है, यानी बहुत पहले सालों की बात है, तकरीबन 18 की बात है। 1868 में बेटा इसने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व किया। 1868 में इसने किस में देखा न्यूक्लिक एसिड? तब तो नाम नहीं था, तब नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड था या नाइट्रोजनस कंपाउंड था, नाइट्रोजन कंटेनिंग या नाइट्रोजनस कंपाउंड, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसने ऐसा एक कंपाउंड देखा कि जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। इसने कहा ये तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और उसको बाद में फिर नाम क्या रख दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। ओके बेटा, सबसे पहले 1868 में इसने ऑब्जर्व किया था इन्फेक्टेड वुंड्स होते हैं ना, जो जख्म होते हैं, ठीक है, उनमें से रेशा निकलता है, पस के सेल्स में इसने ऑब्जर्व किया कि कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, सबसे पहले इस बंदे ने देखे, किसको ऑब्जर्व किया, आपके लिए भला करके चले गए लोग, लेकिन आपको कदर कोई नहीं है। तो इसने पस को ऑब्जर्व किया। दूसरी दफा फिर बेटा इसने ऑब्जर्व किया 1872 में। इसका नाम क्या, नाम तो बताती चलो, बताती हूँ। 1872 में इसने बेटा ऑब्जर्व किया था स्पर्म सेल्स को। स्पर्म की जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ऊपर हेड होता है, फिर बॉडी होती है, देन बेटा नीचे टेल होती है। ठीक है, इधर से वैसे थोड़ी गर्दन सी बनी होती है, ऐसे करके, गर्दन कहते तो नहीं है लेकिन मैं वैसे आपको कह रही हूँ। तो स्पर्म की ना इसने हेड सेल्स, जो हेड है ना उसके सेल्स में इसने ऑब्जर्व किया, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट थी। ठीक हो गया, तो इसने 2 सेल्स को ऑब्जर्व किया पहले, तो ये 2 सेल्स इसके फेमस है। उसके बाद बेटा इसने बाकी सेल्स को भी ऑब्जर्व किया। इसने देखा, एंड पे कंक्लूड किया कि इसका मतलब है हर एक सेल के अंदर ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इवन कंट्रोल भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी कर रहा है, और उसके अलावा आप कहते हैं कि पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल भी कर रहा है। और इसको इसने क्या नाम दे दिया कि ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं क्योंकि ये लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है तो आप इसे कहते हो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आ जाता है बेटा आपके पास, न्यूक्लियोटाइड में आता है आपके पास नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जिसको आप पुराने वक्तों में ऑर्गेनिक बेस कहते थे जब आप पिछली क्लासेस में थे। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाती है पेंटोस शुगर, जिसका दूसरा नाम है 5 कार्बन शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं ना कि इनको आरएनए और डीएनए की फॉर्म में अलग अलग करने की, तो हम सेपरेट इधर लिख लेते हैं बेटा, इधर साइड पे करके, कि क्या कोई डिफरेंस आता है इनमें? ऑफ कोर्स बेटा डिफरेंस आता है। आरएनए की बात करते हैं और डीएनए की। जब भी बेटा आप बात करोगे ना डीएनए में नाइट्रोजनस, चलो इससे शुरू करते हैं। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम होगा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है, सेम है। डिफरेंस इन दोनों में आके आता है। पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन शुगर की बात करें तो बेटा इसमें आती है राइबोज शुगर, है दोनों की 5 कार्बन वाली, लेकिन इसकी शुगर कौन सी है, राइबोज शुगर। अगर आप डीएनए की बात करें ना तो बेटा ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ये भी राइबोज शुगर, लेकिन इसके एक कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव किया होता है। डी का मतलब है रिमूव करना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना। ठीक हो गया, तो ये बेटा आपके पास इसका आ गया डिफरेंस, किस हवाले से, शुगर के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नाइट्रोजनस बेसिस के हवाले से। अब मैं आपको पहले ना ओवरऑल बताती हूँ कि नाइट्रोजनस बेसिस होती क्या है। नाइट्रोजनस बेसिस बेटा आप रिंग स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये होती कौन कौन सी है, ये होती है एडेनिन, थायमिन, गवानीन, साइटोसिन। ये 4 जो हैं बेटा ये प्रेजेंट होती हैं डीएनए में। किसमें प्रेजेंट होती है, डीएनए में। आरएनए की अगर मैं बात करूं तो आरएनए के केस में एडेनिन भी होती है, गवानीन भी होती है, साइटोसिन भी होती है, लेकिन थायमिन की जगह पे आ जाती है यूरासिल। क्या आ जाती है, यूरासिल। अगर बेटा आपको ये नाम याद नहीं भी होंगे तो भी इट्स ओके, आपको जस्ट ना आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है,
यूरासिल किस में आ जाता है? आरएनए। आरएनए और डीएनए आपको दिख रहा है सेम ही है, बस आरएनए में फर्क कहाँ पे आ गया, थायमीन की जगह पे यूरासिल वाली नाइट्रोजनस बेस होती है। और बेटा इनको ना ऐसे याद रखी होती थी मैं, एट जीसी, जीसी यूनिवर्सिटी होती है ना, एडेनिन और थायमीन हमेशा आपस में बॉन्ड बनाते हैं डबल, और गवानिन साइटोसिन आपस में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, या आपस में बॉन्डिंग करके तभी डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और जब आप आरएनए की बात करेंगे उस केस में एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे बेटा एक और वर्ड ऐड कर लें, एडेनिन, थायमीन, गवानिन, साइटोसिन को कहते हैं पिरिमिडीन्स, पिरिमिडीन्स, ठीक है, पिरिमिडीन। और एडेनिन ऐसे बना लेते हैं, एडेनिन, यूरासिल, गवानिन, साइटोसिन, जो कि किसमें है? आरएनए में। आरएनए की नाइट्रोजनस बेसिस को कहते हैं प्योरीन्स, प्योरीन्स, ठीक है। अभी तक बेटा डिफरेंस पे आप लोगों ने देखा, नाइट्रोजनस बेसिस का भी डिफरेंस होता है, एडेनिन, थायमीन, गवानिन, साइटोसिन होती है डीएनए में जिसे पिरिमिडीन कहते हैं, एडेनिन, यूरासिल, गवानिन, साइटोसिन होती है आरएनए में जिसे आप प्योरीन्स कहते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से डिफरेंस। एक और डिफरेंस आ जाता है इनके केस में कि डीएनए जो होता है ना वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड होते हैं इसके, आरएनए का एक ही स्ट्रैंड होता है। तो ये आपके पास बेटा 3 डिफरेंस आ गए। अब हम इधर से बुक से देख लेते हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई बेटा यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको याद हो गई तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस देख लिया, उसके अलावा आपने पेंटोस शुगर देख ली और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, सब नहीं होता है। ये जो होता है ना, ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर का ग्रुप, इन दोनों को कंबाइन करके न्यूक्लियोसाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। वैसे टोटल न्यूक्लियोटाइड है, अगर आप नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर की बात अलग से करते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा तो वो फिर दोबारा से क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ओके बेटा, ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जो आपका फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो कि जाइगोट होता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इसका मतलब उसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए आप कहते हैं कि मेन है, जो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, उसके ऊपर हर लिहाज से हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बॉडी की ग्रोथ कैसी होगी, कैसी टांगे, कैसा नाक, क्या क्या चीजें कब कब बनेगी। ठीक हो गया। डीएनए की अगर डिस्कवरी की बात करें तो डीएनए बेटा जे वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इन लोगों ने डिस्कवर किया था, और इन्हें फिर नोबेल प्राइज भी मिला था 1962 में। ठीक हो गया। ओके उसके अलावा बेटा इसमें न्यूक्लिक एसिड के हवाले से काफी ज्यादा रिसर्च की गई। कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो कैंसरस सेल्स में भी इन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लिक एसिड्स का क्या रोल है, क्या हम इनको चेंज करके तो कैंसरस सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें। ठीक हो गया। अभी बेटा हम देख लेते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है इसके मैंने जैसे आपको बताया इसके डबल स्ट्रैंड होते हैं, इसी वजह से इसे आप डबल हेलिक्स भी कहते हैं, 1 और 2 इस तरीके से। ये जो आपके पास बेटा स्ट्रैंड है ना, ये स्ट्रैंड किस किस से मिलकर बना होता है? ये स्ट्रैंड बना होता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, या आप शुगर ही कह लो। ठीक है, जो स्ट्रैंड होता है वो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर से मिलकर बना होता है। ये जो अंदर आपको डंडे से नहीं दिखेंगे, इन्हें रंग जैसे कहते हैं, वो जो होती है बेटा सीढ़ी होती है घर में, ठीक है, लकड़ी की या लोहे की दूसरी वाली, उसके अंदर आपको पता है इस तरह से स्ट्रैंड्स लगे होते हैं। ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इन स्ट्रैंड्स के अंदर है बेटा नाइट्रोजनस बेसिस। क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। तो बैकबोन किससे मिलकर बनी हुई है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से, और अंदर क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक हो गया। इनमें जो बॉन्ड्स है, जो भी आपको मैंने बताया ए और टी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं? दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। उसके बाद हम कहते हैं डीएनए की एबिलिटी है कि वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है और आगे फर्दर कैसे वर्किंग करता है, इससे रिलेटेड हम वीडियो भी देखेंगे। अभी जो डीएनए ना, डीएनए को देखते हुए आरएनए बनता है, यानी ये डीएनए पहले ही ब्रेक कर जाता है और फिर इसके साथ साथ आके अटैच होते जाते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको वीडियो। फिर डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन जाती है कि ये प्रोटीन किस तरह की बनाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? डीएनए। डीएनए इंफॉर्मेशन देता है कि भाई आरएनए बना दो, आरएनए बन जाता है। आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि उसने प्रोटीन बनवानी है। किस तरह की प्रोटीन बनवानी है? जिस तरह की डीएनए ने कहा होगा उस तरीके की। ठीक हो गया। ओके अब देख लेते हैं बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप राइबोस आरएनए कहते हैं।
आप बेटा देख लेते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड जैसे वो डबल स्ट्रैंड था, तो ये बच्चे कैसा स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है। और इसमें भी हम कहते हैं राइबोस शुगर होती है, उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर थी, फॉस्फेट यूनिट इसमें भी होता है, उसमें भी होता है, नाइट्रोजनस बेसिस इसमें भी होती है, उसमें भी होती है, लेकिन फर्क किसका आता है, यूरासिल और थायमीन का। ओके, आरएनए जो है वो हमेशा किससे बनता है, डीएनए से बनता है, और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता रहता है। आरएनए क्या करता है, फर्दर इसके बारे में देख लेते हैं। आरएनए बेसिकली बेटा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। डायरेक्टली प्रोटीन जो बनवाता है वो कौन बनवाता है, आरएनए बनाता है। ऑर्डर किससे आया होता है, डीएनए से आया होता है, ठीक है। आरएनए रिसीव करता है, रीड करता है, डिकोड करता है, सारी की सारी डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है, और इंफॉर्मेशन लेके तो नई प्रोटीन बना देता है। ओके बेटा, अब आप देखते हो जैसे सीआईडी और ये वो अलग अलग किस्म के ड्रामा आप देखते हो, तो उसमें आप देखते हो कि डीएनए टेस्ट कराएं, फिलहाल बच्चा है ये वो, तो वो कहते हैं मैं इसका फादर हूं, मैं इसकी मदर हूं, तो वो फिर क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट कराएं, पता चल जाएगा कि भाई ये असल में है किसकी औलाद, ठीक है। तो इसमें इन्होंने साइंस टिडबिट में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके हवाले से दी हुई है। कहते हैं डीएनए के अंदर होता है सीक्वेंस, या नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस ही होता है, ठीक है। इसको आप कह देते हैं फिंगरप्रिंट्स। डीएनए फिंगरप्रिंट्स बन गए ना, हर एक बंदे के अपने अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, अपना अपना डीएनए का सीक्वेंस होता है। तो जब टेस्ट किया जाता है ना, तो डीएनए का सीक्वेंस, सपोज मैं अब किसी भी बच्ची का डीएनए का सीक्वेंस मेरे पास आ गया, अब दो लोग हैं, वो कहता है एक कहता है मेरी बेटी है, दूसरा कहता है ये मेरी बेटी है, तो उन दोनों के भी डीएनए टेस्ट किए, ठीक है, उनके भी आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गई, फिंगरप्रिंट्स आ गए, ठीक है। फिर मैच करके देखेंगे उन दो बंदों के, ये एक बच्ची जिसके साथ आप मैच हो गए, जिसके साथ मैच करके ज्यादा, वो हम कहेंगे भाई ये इसका फादर है, जिसके साथ कम मैच किया वो उसका फादर नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक हो गया। ओके बेटा, क्वेश्चन देखना जरा नीचे, कह रहे हैं हाउ डू डीएनए एंड आरएनए डिफर इन स्ट्रक्चर, आपको बता दिया, काफी ज्यादा चीजें बताई हैं मैंने। उसके बाद बेटा और है, नेम द टू काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो ही है, आरएनए डीएनए, डिफरेंस कह रहे हैं बताएं डीएनए और आरएनए में। और उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द शुगर यूनिट इन डीएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। विच न्यूक्लिक एसिड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इन्वॉल्व तो दोनों होती है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन होता है, आरएनए बना रहा होता है प्रोटीन। अभी बेटा मैं आपको ये वीडियो दिखाती चलूं। Human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. बनता है
आरएनए फर्दर जो है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, देन जाके तो वहां पे राइबोसोम्स, आपको पता प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं फर्दर प्रोटीन सिंथेसाइज करते जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन बनती रहती है। अब होता क्या है कि बेटा जब भी कहीं कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन में म्यूटेशन आती है, चेंज आता है, यानी कोई मसला आ जाता है ना, तो वो मसला डीएनए के सीक्वेंस की वजह से आता है। डीएनए में मसला होता है, डीएनए के सीक्वेंस में मसला होता है, इस वजह से वो फिर आरएनए भी उस तरह का बनता है, आरएनए उस तरह का बनता है, तो फिर आगे प्रोटीन भी सेम उसी तरह से बनती है। अब आप सोचेंगे कि मैम डीएनए में कैसे मसला आ सकता है? बेटा डीएनए में मसला आ सकता है किसी केमिकल एजेंट की वजह से, वायरसेस की वजह से, रेडिएशंस की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स कैसे डिफरेंट होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहती कि डीएनए कैसा दिखता है, डीएनए में जो आपको डीएनए में आरएनए में जो चीजें दिख रही हैं वो कैसी होती है, एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, एक साइड पे सेंटर में बेटा पेंटोज शुगर होती है इस तरीके से, और एक साइड पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई होती है, ठीक है। ये दोनों मिलकर तो आपको पता है वो स्ट्रैंड बना देते हैं, और अंदर वाली नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। एक साइड पे अगर एडिनिन है तो दूसरी साइड पे क्या आएगी, थायमीन, आपस में बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रैंड्स ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा।